So, hello everyone. My name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on Unacademy's platform. और आज हमारे साथ हैं जयंत सिंह राठौड़, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 59 हासिल की है. So, Jayant, first of all, welcome here and many congratulations for your great achievement. Thanks a lot, sir. Thank you. तो जयंत, थोड़ा सा एक मीन्स टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड, कहाँ से आपका रहा, नेटिव प्लेस, सम जनरल आइडिया. सो सर, मैं बीकानेर जो राजस्थान में है उधर से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग बीकानेर से ही की है. देन मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो बी इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी की है एंड आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर इन 2020 एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और मेरा यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी था. तो ये सेशन और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जयंत का फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इतनी अच्छी रैंक आपने हासिल की है, प्रॉपर आपको आईएएस मिल जाएगा. सो दैट वुड बी ग्रेट. आई मीन बहुत अच्छे टिप्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं. तो आपने मतलब जैसा कहा कि लास्ट ईयर आपने कॉलेज पास आउट किया और फिर प्रिपरेशन की, तो डेफिनेटली आपने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की होगी. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अब जैसे अवेयरनेस भी बच्चों में रही है और जनरली क्या होता है, ये केस ज़्यादा हमें बच्चों के साथ मिलता है कि वो कॉलेज के अंदर आके फिर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें सिविल सर्विस की तरफ जाना है. तो कॉलेज के साथ बच्चे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? मतलब ऐसा बच्चा जिससे कुछ आइडिया नहीं है, बस जिसने ये डिसीजन लिया है कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, ऐसा ये एग्ज़ाम होता है जिससे आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, तो उनको आप क्या स्ट्रैटेजी एक सजेस्ट करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं? जी सर, सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया आपने, बिकॉज ऐसा होता है कि कॉलेज के अंदर लोगों को जनरली आइडिया नहीं होता है कि आगे करियर में क्या ऑप्शन चूज करना है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर सेकंड ईयर सबको एक थॉट देना चाहिए कि मैं अपने लाइफ में आगे करियर में क्या करना है. एंड मैंने अपने थर्ड ईयर में ये डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दूंगा. और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि प्लेसमेंट्स में बैठना या नहीं बैठना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो मैंने डिसाइड किया था कि आई वुड ऑप्ट आउट ऑफ द प्लेसमेंट और मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ रहा. तो स्टार्टिंग वहां से हुई मेरी प्रिपरेशन की एंड काफी सारे टॉपर्स थे हमारे कॉलेज के अंदर. सो 2017 में अनुदीप गुरु शेट्टी सर थे, तो उन्होंने रैंक 1 लेके एक मोटिवेटिंग थे हमारे लिए कि हाँ, तो उस टाइम मेरे को पहला एक्सपोजर मिला कि यूपीएससी का एक एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, जिसके थ्रू आप डिफरेंट एरियाज में सर्व कर सकते हैं. सो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि आप पेपर के साइकिल को समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है. और इंटरनेट पे काफ़ी सारी गाइडेंस अवेलेबल है एंड विद दैट आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि एक प्लान बनाइए कि आपको कॉलेज के बाद देना है या फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको जॉब करनी है या फिर कॉलेज के साथ ही देना है प्रिपरेशन जो यूपीएससी का होता है. तो वो डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अनुदीप गुरु शेट्टी सर का ब्लॉग भी रेफर कर सकते हैं. उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा गाइडेंस बताया कि कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आपको अपने एकेडमिक्स का भी ध्यान रखना है एंड साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी का जो प्रिपरेशन है वो भी जारी रखना है. तो मैं यही कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है अपने कॉलेज के. और ये भी कहूँगा कि 2 साल एटलीस्ट यू शुड एंजॉय योर कॉलेज लाइफ. थर्ड ईयर से आप थॉट दे सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. सो एक ये अप्रोच था बेसिक जो मैंने फॉलो किया. एंड मैंने यही सोचा कि 4th ईयर में मैं तैयारी चालू कर दूं, बिकॉज ड्रॉप लेने का कोई पॉइंट नहीं. अगर मैं पहले से तैयारी चालू कर रहा हूँ तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. तो ये एक थॉट भी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के साथ फायदा ये रहता है कि आपको इनर्शिया नहीं रहता इतना वापस प्रिपरेशन चालू करने में, और आप कंपिटिटिव माइंडसेट में ऑलरेडी रहते हैं. तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प कर सकती है आपको. तो यहाँ पे जैसे आपने एक थर्ड ईयर से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जैसा आपने बताया, तो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए एक मतलब वैसे तो हर बच्चे का अपना अलग होता है, लेकिन एक बच्चों को आइडिया लग जाए कि इतने टाइम पे हमें ऑप्शनल को कंप्लीट करना है या ये अब टाइम है, दिस इज द राइट टाइम कि ये अब हमें ऑप्शनल को ले लेना चाहिए. तो उसके बारे में किस तरह से आपने अप्रोच किया थोड़ा सा? थर्ड ईयर में सर मैंने डिसाइड कर लिया था अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, और जो मैंने प्रिपरेशन है, सीरियस प्रिपरेशन है, वो मैंने थर्ड ईयर का जब एंड हुआ उसके बाद से चालू कर दिया, जब 4th ईयर का मेरी स्टार्टिंग हुई. तो मैंने ये दिमाग में रखा था कि आपको 1 साल है मेरे पास. जब मई 2019 मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मई 2020 में एग्जामिनेशन था हमारा,
तो ये ध्यान में रखा था कि ऑप्शनल जल्दी से जल्दी सबसे पहले खत्म हो जाए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 500 मार्क्स कैरी करता है। उसको आप जल्दी से खत्म कर लीजिए ताकि जो बेस है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने इनिशियली 3 महीने में ये इंश्योर रखा था कि मैं अपना 30% टाइम में जीएस को दूं और 70% ऑप्शनल को दूं। एंड बाय द एंड ऑफ अगस्त और सितंबर जब मेरा ऑप्शनल तैयार हो गया था अच्छा खासा, देन आई रिवर्स द रेशियो और 70% मैंने जीएस पे फोकस किया और 30% ऑप्शनल पे। सो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। एंड द सेकंड थिंग वाज कि आई डिसाइडेड कि अंटिल जनवरी तक, जो 2020 का जनवरी है, उस तक मेरा अच्छा खासा जीएस का पोर्शन खत्म हो जाए और साथ में मैं कुछ आंसर्स भी लिखता हूँ ताकि आई गेट यूज्ड टू आंसर राइटिंग और जो स्ट्रक्चर वगैरह की बात होती है। एंड देन आई विल स्टार्ट माय फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम फरवरी। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया था अपना टाइम। एंड ऐसे डेली का कोई रिजिड शेड्यूल फॉलो नहीं करता था, बट आप माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं, वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं या डेली टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड देन नो मैटर व्हाट आपको कितना टाइम लग रहा है उसको आप कॉन्फिडेंटली कवर कीजिए। सो ये बेसिक टाइमलाइन था मेरा प्रिपरेशन का। जयंत, ये बहुत अच्छा एक आपने पॉइंट दिया, क्योंकि जनरली जैसा मैंने बच्चों को देखा है, एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर ऑप्शनल को लेके कंफ्यूजन रहता है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, जीएस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जीएस में उन्होंने पढ़ लिया है, हर चीज को पढ़ा है, लेकिन अभी तक ऑप्शनल में वो कंफ्यूज है कि ऑप्शनल कौन सा लेना है, नहीं लेना है। और टाइम इतना क्लोज आ जाता है, प्रीलिम्स में 2-3 महीने बचे हैं, तब बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक जयंत का बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑप्शनल से आपकी रैंक डिसाइड हो रही है, फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि देखिए जीएस के अंदर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं सब बच्चे, ऑप्शनल बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आंसर राइटिंग इज ऑल्सो देयर, जिस पे भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि शुरू के अंदर आप ऑप्शनल को अपना पिक कर लीजिए कि ये मेरा ऑप्शनल है और उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है और थोड़ा टेंशन भी डेफिनेटली कम हो जाता है। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। अब हम मेंस आंसर राइटिंग, जैसा आपने बताया कि आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट किया, तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे आईएएस का प्रिपरेशन करना है, तो तभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, या कौन सा सही टाइम है जब आंसर राइटिंग बच्चों को स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी सर, ये इसमें मेरा सर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं अभी से स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँ, बिकॉज प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आपका नॉलेज बेस बहुत कम होता है, तो मैं उतने अच्छे आंसर लिख भी नहीं पाऊंगा, तो वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 2-3 महीने एटलीस्ट कुछ नॉलेज गैदर करूँ, कुछ बेस मटेरियल बना लो अपना, उसके बाद मैं आंसर्स लिख सकता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। एंड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारा 3-4 लोगों का ग्रुप था और हम लोग रोज आंसर्स लिखते थे और आपस में शेयर भी करते थे, तो उससे जो फीडबैक मिलता था उससे हम अपने आंसर्स इंप्रूव करते थे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम इज कि आप पहले 2-3 महीने एटलीस्ट आप अच्छे से बेस बना लो, एक बार थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर्स पढ़ सकते हैं। और उसके भी वेरियस अप्रोचेज हैं। सबसे पहले आप टॉपर्स के देखिए कॉपीज, उन्होंने क्या कैसे आंसर्स लिखे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसको कंपेयर कीजिए कि टॉपर का कैसा है। और देयर आर वेरियस अप्रोचेज कि आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड मैं यही कहूंगा कि प्रीलिम से पहले आप एटलीस्ट अच्छे खासे आंसर्स लिख लो, ताकि आपको एक हैबिट डेवलप हो जाए आंसर्स लिखने की। बिकॉज आंसर राइटिंग इज द सेंट्रल पार्ट इन मेंस, क्योंकि अगर आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं सारे, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आपके लिए। क्योंकि सर फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन भी आप छोड़ते हैं, एक जीएस पेपर में 4 जीएस के पेपर है और 2 ऑप्शनल, और उसमें 2-3 मार्क्स भी मिलते हैं आपको, तो यू विल बी लूजिंग आउट 10 to 12 मार्क्स, और वो आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकता है और आपकी रैंक ऊपर से नीचे ला सकता है। तो पेपर टाइम पे कंप्लीट करना जब ही आएगा जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा जितने मॉक टेस्ट लिख सकते हैं लिखिए, और दैट इज द ओनली थिंग कि आंसर राइटिंग में इस तरीके से आप अप्रोच बना सकते हैं। एक आंसर राइटिंग के लिए जनरली ये कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पार्ट आपको फॉलो करना है। सो क्या यही स्टैंडर्ड मतलब आपने फॉलो किया या कुछ डिफरेंट रहेगा? जी सर, मेरा भी यही स्ट्रेटेजी था जनरल की। कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखिए, और इंट्रोडक्शन भी बहुत प्रकार का हो सकता है। फर्स्टली आप कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर सेकेंडली आप कोई रिपोर्ट है उसका मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई करंट अफेयर्स का रेलेवेंस दे सकते हैं। जो एक नॉर्मल अप्रोच होता है कि आप जो टर्म पूछा गया उसको बेसिक भाषा में डिफाइन कर दीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। देन बॉडी में बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती है, तो जितने भी कीवर्ड्स मेंशन आपके क्वेश्चन के अंदर उसको ब्रेक कर लीजिए। तो आप एक क्वेश्चन को 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं।
उस पर आप अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं। और लास्ट में जो बोलते हैं कि वे फॉरवर्ड में आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, और उसमें आप नए नए टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जो जैसे इंडिया कैन अचीव अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 बाय डूइंग दिस, ऐसा कुछ कंक्लूजन बना सकते हैं आप। तो ये बेसिक सारी अप्रोचेज है, और बीच में फिर डायग्राम और मैप्स का स्कोप ज्यादा हो जाता है। और उसका फायदा ये रहता है कि आपका एक तो क्वेश्चन जल्दी लिख पा रहे हैं आप, प्लस आपका आंसर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका आंसर ही होगा एग्जामिनर के सामने, जो दैट वुड बी डिसाइडिंग योर मार्क्स एज वेल। सो ये बेसिक अप्रोच था मेरा एक आंसर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे जयंत ने बताया कि इंट्रोडक्शन के भी कई एग्जांपल्स, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीका, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसी टर्म में, तो आप एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। कोई रेलेवेंट फैक्ट आपके पास में है तो वो स्टार्ट कीजिए। बॉडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जयंत एक मैं और क्वेश्चन यहाँ पे पुट करूंगा कि बॉडी के अंदर बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि हमें पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, तो इसका मतलब क्या कोई फिक्स क्राइटेरिया है, या फिर जनरली कोई एक फॉर्मेट, जैसे जनरली कहते हैं पॉइंट फॉर्मेट में थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पॉइंट फॉर्मेट। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, बिकॉज फर्स्टली वो लिखना बहुत आसान होता है पॉइंट फॉर्मेट में, और पैराग्राफ का एक तो मेरा हैबिट नहीं था लिखने का, क्योंकि इंजीनियरिंग साइड से तो पॉइंट फॉर्मेट ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। सेकेंडली सर, अगर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉइंट्स में आप लिखते हो तो आप बहुत चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो, बहुत उभर के आती चीज़। वही चीज़ आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो शायद इतना नहीं उभर के है। तो एक ये फैक्टर मैंने इंश्योर किया था, और एक न्यूमेरिकल एडवांटेज रहता है कि आप 6-7 पॉइंट्स लिख रहे हो तो एक बायस भी हो सकता है दिमाग के अंदर कि आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हो, तो दैट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कन्वेइंग कि आपने ज़्यादा डायमेंशंस कवर किए। प्लस आपको पॉइंट्स स्कोप देता है कि आप डिफरेंट डायरेक्शंस में लिख सकते हैं, जैसे सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इन सबको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो मेरे हिसाब से आपका आंसर ज्यादा बेहतर दिखेगा। और साथ में फिर बीच में आप वेरियस डायग्राम, जैसे हब एंड स्पूक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, या फिर आपने एक टेबल बना दिया, तो उससे आपका आंसर और बेटर हो जाता है मेरे हिसाब से। और पॉइंट फॉर्मेट में एक्चुअली एग्जामिनर को भी उसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, तो वो भी एक फैक्टर एडवांटेज चला जाता है, क्योंकि एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन का आंसर इतनी बार देख चुका होता है, और वहाँ पे जो कॉपी आपकी चेक हो रही है, तो वहाँ पे उनको यही है कि ये जो कॉपीज हैं यहाँ से सिविल सर्वेंट बन के निकलेंगे, ये एक ऑब्लिगेशन होता है, बाकी मॉनिटरी इतना कुछ नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा इजी बनाएंगे एग्जामिनर के लिए अपनी कॉपी को, जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत अच्छा बनाएंगे, वो आपको डेफिनेटली एडवांटेज देगा, कितने भी मार्क्स का हो। तो ये एक पॉइंट है। तो डेफिनेटली जैसा जयंत ने यहाँ पे बताया, पॉइंट फॉर्मेट को आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट है। जीएस में जनरली कंटेंट रहता है बच्चों के पास। इथिक्स पेपर में मे बी यू कैन गो कि पैराग्राफ की अगर जरूरत है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं। कंक्लूजन की भी बात हम कर चुके हैं। एक यहाँ पे जो पेपर कंप्लीट करना है, जैसा अपने आप में वो भी एक चैलेंज होता है कि पेपर को कंप्लीट कर दें, यही अपने आप में है। तो जैसे शुरू में बच्चे जो होते हैं आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, शुरू में बच्चे क्या करते हैं, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट भी लग रहा है, तो वैसे बच्चों को मैं भी एनकरेज करता हूँ कि शुरुआती दौर में लगता है टाइम, इसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका टाइम कम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे ने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया, उसे 15-20 मिनट एक क्वेश्चन को लिखने में लग रहा है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें? सर ये एकदम सही बात कही आपने कि स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आंसर पूरा करें, टाइम पे नहीं हम उतना सोचना चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने अपना जो पहला टेस्ट दिया था वो 4.5 घंटे में, और मैंने भी उसमें आंसर बड़े आराम से लिखे थे, 2-3 सेटिंग में पेपर दिया था, वो एक सेटिंग में भी नहीं दिया था। इनिशियली आप बस ये देखिए कि आप आंसर को बेटर कैसे लिख सकते हैं, बाद में फिर वो स्पीड का खेल है जो आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आया। तो हमारे केस में सर ये भी था कि मेंस जो था वो जनवरी में था, जब बहुत सर्दी थी नॉर्थ इंडिया में, तो इनिशियली आपकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती है, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत होना जरूरी है इस चीज, नहीं तो आप काफी मिनट्स लूज आउट कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि इनिशियली आप अच्छे आंसर्स लिखिए, बेसिकली अप्रोच पकड़ लीजिए जो आंसर राइटिंग की होती है, उसके बाद आप फोकस करिए कि आप अपनी जो स्पीड है उसको कैसे सुधार सकते हैं, और वो आ जाती है आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। तो मैंने और मेरा जो फ्रेंड है, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम एटलीस्ट 3 सिमुलेशंस देंगे दिसंबर के अंदर ऑफ एक्चुअल मेंस, जैसे 11, 12, 13 को हमने ऐसे GS 1, 2, 3, 4 रखी है, फिर 2-3 दिन के ब्रेक के बाद ऑप्शनल के भी 2 पेपर दिए। तो उससे फायदा ये हुआ कि लास्ट में जाते जाते हमारे 2-3 मिनट बच जा रहे थे पेपर जब खत्म हुआ, क्योंकि एक स्पीड डेवलप हो जाती है और आपको एक टेक्निक भी पता लग जाती है कि कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, बट इनिशियली आप फोकस कीजिए कि आप अपना कंटेंट कैसे सुधार सकते हैं,
आंसर स्ट्रक्चर को पकड़िए अच्छे से, बढ़िया आंसर्स लिखिए, बाद में आप उस टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करते लीजिए हर इटरेशन में। तो ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो बढ़िया है। मतलब इनिशियली डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर बहुत टाइम लग रहा है वो सबके साथ होता है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है कि ठीक है 15 मिनट लग रहा है आपको, तो उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट को कंटिन्यू रखिए, और जैसा जयंत ने बताया किस तरह से आंसर को लिखना है उसको एक अपनी हैबिट में लेके आइए, है ना। आपके माइंड में जो भी आइडियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज करके पेपर पे कैसे लिखना है वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो टाइम धीरे धीरे कम हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, 1 महीना कंटिन्यू करते हैं, फिर बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं। और अगर आप ग्रुप बना सकते हैं जैसा जयंत ने बताया, तो वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा बूस्ट रहता है, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम हो जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, और बहुत अच्छा वो भी एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। सो आंसर राइटिंग की ये हम बात करें तो मेजर टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया आंसर राइटिंग को लेके। एक ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ आप टिप्स देना चाहें कि ऑप्शनल को कैसे टेकल करें या उसमें आंसर राइटिंग को कैसे डील किया जा सकता है? ऑप्शनल में सर, जैसे ऑप्शनल में आपको ज्यादा डेप्थ चाहिए होती है नॉलेज की एज कम्पेयर टू जीएस, तो वो मैं कहूँगा कि सर ऑप्शनल टू ऑप्शनल डिफर करेगा। बट जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था या किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी, तो अपने आंसर्स में वो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये आंसर सोशियोलॉजिकल माइंडसेट से लिखा गया है, फिर ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट आप डाल रहे हैं अपने आंसर्स में। सेकंड, मैं यही कहूंगा कि जैसे जीएस की तरह है, ऑप्शनल में भी आप काफी डेटा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में आप जितने स्कॉलर्स या थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स ऐड करोगे अपने आंसर्स में, तो वो एक ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है आपके आंसर्स को। तो मैं वही कहूंगा, सेम गोज विद ऑप्शनल आल्सो, कि ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट करना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि उसमें हमें पता ज्यादा होता है और हम कई बार ओवर कमिट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, और उससे हमारा टाइम खत्म हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है अच्छे से। और बाकी मैं यही कहूंगा कि ऑप्शनल गेम चेंजर होता है, आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं, और जो कॉस्ट बेनिफिट वो होता है, आपका जो आउटपुट होता है वो ऑप्शनल में बहुत होता है एज कम्पेयर टू जीएस। तो मैं यही कहूंगा कि ऑप्शनल को अगर स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो तो आपने काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो अपना मेंस का है वो आप कवर कर सकते हैं उससे। तो अगेन वापस ये पॉइंट यहाँ पे एक और चीज वापस रिपीट हुई कि ऑप्शनल आप अपना डिसाइड कर लीजिए, उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए इन द बिगिनिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो उससे क्या होगा, आपका एक बहुत बड़ा हेडेक हट जाता है। और बाद में जो जनरली गलती करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि प्रीलिम्स के बाद उनका ऑप्शनल स्टार्ट हो रहा है और फिर बड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस का टाइम इतना कम होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब रिजल्ट आके मिक्स हो जाए। तो ऐसा मत करिए और कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें जयंत ने बताया, और बहुत इफेक्टिव ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे है कि अगर आप शुरुआती दौर में ही ऑप्शनल को कर लेते हैं, उसकी पर्टिकुलर ऑप्शनल की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आंसर राइटिंग को करते हैं, तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपका रहता है, और जीएस को भी आप साथ लेके चल सकते हैं। यहीं पे आंसर राइटिंग के एस्पेक्ट के हिसाब से एक एस्से पे मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं कि एस्से के पेपर को कैसे डील करना है। कि एस्से में कंटेंट इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, वहाँ पे किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 3-4 पॉइंट की बच्चे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, एस्से के पेपर को भी क्रैक कर सकते हैं। सर एस्से का जो पेपर होता है वो जीएस से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हमारा फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं। जो एस्से की डिमांड है वो सेंट्रल पार्ट है कि एस्से की डिमांड को आप पूरा कीजिए और पहले तो समझ लीजिए। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो एस्से स्टार्टिंग से लिखना चले जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप 10 to 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए अच्छे से, ताकि आप डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कर पा रहे हैं। देन फिर अप्रोच आ जाती है कि एस्से को स्टार्ट करने में या तो आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये था कि मुझे फैक्ट या कोड याद नहीं रहते थे इतने, तो मैं एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर लेता था। तो एनेक्डोट में आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, या फिर अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल या प्रोफेशनल एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हैं। देन बात आती है कि हेडिंग्स भी आप यूज कर सकते हैं विद अ ब्लैक पेन, ताकि मोर प्रेजेंटेबल लगे आपका एस्से। देन डिफरेंट अप्रोच होती है कि जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, लाइक सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब डायमेंशंस आप जितने ज्यादा कवर करेंगे, देन कई सारे एग्जांपल्स हैं उसकी आप एक फैक्ट शीट बना सकते हैं। देन एक फेमस पोएम है बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर की कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो वो आप उससे अगर आप कंक्लूजन में डाल रहे हैं तो आप ऐसे की जो एंडिंग है वो भी बहुत अच्छे नोट को होगी। तो इन एंड अराउंड ये कि क्योंकि अभी यूपीएससी का अगर पैटर्न देखें तो फिलोसॉफिकल एसेज है, उनका वेटेज काफी बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को वो भी लिखने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और जितना ज्यादा एथिक्स के पेपर पे हम काम करेंगे वो हमें बहुत हेल्प करता है, स्पेशली इन राइटिंग द फिलोसॉफिकल एसेज। तो
ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप एसए का प्रिपरेशन करें। और मैं यही कहूँगा कि जस्ट लाइक जीएस, बहुत सारे एसेज की भी आप अच्छे से प्रॉपरली टेस्ट दीजिए ताकि आपको एक हैबिट बन जाए लिखने की ऐसे, और वो बहुत हेल्पफुल होता है मेंस एग्जामिनेशन को। बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चे जो हैं टॉपर्स की जो आंसर शीट होती हैं वो भी अवेलेबल है, आराम से गूगल पे मिल जाती हैं, तो उससे बच्चे आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक था, इसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक रह सकता है कि आप, जैसा जयंत ने बताया कि जीएस में भी आपको ऐसा करना चाहिए, और ये बहुत फ्रूटफुल होता है। अगर आपने एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो, फर्स्ट सेकंड रीडिंग आपकी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज बेस हो जाता है। और यहाँ पे एसए में भी ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगा, और कंटेंट इस एसए का ऑलरेडी जीएस से आपको मिल जाता है, सो प्रेजेंटेशन वुड बी द थिंग। ठीक है, एक यहाँ पे हम बात करेंगे करंट अफेयर और प्रीलिम्स पे भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक ऐसा आपका सब्जेक्ट कहिए, टॉपिक कहिए, जो कभी खत्म नहीं होता। जितना बच्चा पढ़ता है उतना लगता है कि अभी मेरा बचा हुआ है। तो करंट अफेयर पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि करंट अफेयर में जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे देते हैं, 4-4, 5-5 घंटे केवल करंट अफेयर पे है। और तो किस तरह से करंट अफेयर को एफिशिएंट वे में डील किया जाए ताकि मैक्सिमम आउटपुट बच्चे ले सकें? सर बहुत ही सही बोला और आपने, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोथ इन प्रीलिम्स और मेंस। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि फर्स्टली कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप, बी इट हिंदू, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके बाद रात को बहुत सारे कोचिंग की समरीज अवेलेबल रहती है जिसको आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन है दैट इज बाय द सुबह का जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सेकंड रिवीजन आपका जो आप रात को समरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोते समय सब लोग फोन देखते हैं, तो आप समरी पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। देन आपकी आती है कि डिफरेंट कोचिंग की मंथली मैगजीन्स अवेलेबल रहती है, तो आप उसको एक फॉलो कीजिए। और मैं यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, पर हम जितना अपने एंड से कर सकते हैं उतना कीजिए आप। तो उस मंथली मैगजीन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। देन कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम से पहले बहुत सारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, अनअकैडमी में बहुत सारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो भी आप उससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ऐसे दिमाग में रहे रफ आइडिया कि ये करंट अफेयर्स है। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, पर इसमें ये था कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, एक बेस मटेरियल रख लीजिए किसी भी कोचिंग मटेरियल का जो भी मंथली मैगजीन है, और उससे आप फिर नोट्स बना के देन उसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आप तैयार करके रखिए, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स होता है वो डेवलपमेंट होती है उसी स्टैटिक पोर्शन की। तो उसको अगर आप अपना बेस अच्छे से बना के रखेंगे स्टैटिक पार्ट की, तो आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी स्टैटिक का पोर्शन है, बट जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था वो करंट डेवलपमेंट था और वो क्वेश्चन आया है एज इट इज। सेम गोज विद द आरटीआई अमेंडमेंट आल्सो। तो अगर आप स्टैटिक में आरटीआई पढ़ रहे हैं तो आप आरटीआई अमेंडमेंट भी करेंगे। तो ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। एंड इंडिया चाइना इशू जो न्यूज में काफी था, तो स्टैटिक का भी काफी अच्छे से आप कवर कर लीजिए और साथ साथ में उसको अपने नोट्स में ऐड करके लीजिए वो करंट अफेयर्स। बाकी कई यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो डेली अगर 10-15 मिनट आप वो उस पर भी टाइम बिता रहे हो, 2x पे देख रहे हो, तो उतना टाइम और भी मतलब कम हो जाएगा। तो वो चीज अगर आप फॉलो करें तो उससे आपका काफी सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बट मैं यही कहूंगा कि एंड में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, अपने एंड से जितना कर सकते हैं उतना करिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, और जनरली उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमें एक्स कोचिंग, वाई, जेड, जितने ABC जितने भी कोचिंग्स के जो भी आ रहा है वो लेना है। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, बैकफायर बच्चों को करता है और ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है ना। आपके पास इतना अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। तो जैसा जयंत ने यहाँ पे बताया, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए डेली बेसिस पे, बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। और डेफिनेटली आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स अगेन बहुत अच्छा तरीका है कि आप आपकी जो स्टडी है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप ले रहे हैं, क्योंकि भूल जाते हैं है ना, 1 महीने बाद पता नहीं चलता कि वो टॉपिक पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। तो अगेन नोट्स बना के आप चल सकते हैं। करंट अफेयर को अपनी प्रिपरेशन का एक मतलब डेली कंपोनेंट लेके चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर 5 घंटे 6 घंटे खर्चा कर दिया है। 2 से 3 घंटे एट मैक्स सफिशिएंट है, अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। सो दिस इज फाइन। एक प्रीलिम्स को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। प्रीलिम्स के अंदर बच्चे
पता नहीं कि यूपीएससी में किस तरह से क्या रहेगा। तो प्रीलिम्स का जो अनसर्टेनिटी वाला कंपोनेंट है उसको कैसे डील किया आपने, क्या एक स्ट्रेटजी अपनाई कि प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें? जी सर, आपने काफी सही बोला। इस बार इवन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर बार एस्पिरेंट्स मना करते थे कि टॉपर्स मना करते थे कि स्पोर्ट्स सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। बट मैं कहूँगा कि अब आपको स्पोर्ट्स में भी देखना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न हर साल चेंज होता है। तो बेसिकली सर ये है कि आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं करने प्रीलिम्स के अंदर, आपको एक कट ऑफ लेके आनी है जो 100-110, इस बार शायद कम, पिछले साल से 92। तो उतनी रेंज में रहने के लिए आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन नेगेटिव कर रहे हो। तो ये आपका मॉक टेस्ट से आएगा। जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उससे आपको अपना एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो और आपका स्कोर कितना बन रहा है। मेरे केस में ये था कि मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था ताकि क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये आप पता कर लीजिए फर्स्ट बाय गिविंग मैनी मॉक टेस्ट। और देन कुछ एरियाज हैं उनको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जिस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो उन क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट गलत ना करें, वो ध्यान में रखना जो सब लोग सही करेंगे। देन जो अनसर्टेनिटी वाला पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स के अंदर। तो उसके अंदर देखिए कि आप करंट अफेयर्स भी लिमिटेड जगह से पढ़ सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप अगर सही टेम्परा में पूछे तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो और वो आपको आएगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने। तो मैं यही कहूंगा कि जब आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, या आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे राइट आंसर पे आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यही स्ट्रेटेजी रखी आपने। और जैसा कि मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स सबसे ट्रिकी स्टेज भी है यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ सेक्टर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, देन बाकी जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उन पे आप कैसे प्रैक्टिस से आंसर सही कर पा रहे हैं वो आप मॉक टेस्ट से पता करिए। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच होगी आपको। तो जो हमारा डिस्कशन रहा उसके एक बार मैं पॉइंट्स बच्चों के लिए यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अपने ऑप्शनल को आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए, इसके ऊपर ये बना लीजिए कि ये मेरा ऑप्शनल है, उसे कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। जो 70-30 वाला एक फार्मूला जयंत ने दिया, डेफिनेटली आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो मतलब जयंत हमने देखा जितने भी टॉपर्स हैं कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, और यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस वाला कंपोनेंट है ये हर जगह हमें देखने को मिला है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, जैसा अभी जयंत ने प्रीलिम्स में भी बताया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सेम थिंग विल अप्लाई टू द मेंस आंसर राइटिंग। और मेंस आंसर राइटिंग का कंपोनेंट जयंत ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बस आपको अपना कमिटमेंट शो करना है, एक कंसिस्टेंसी लानी है कि आप इसे फॉलो करें, और डेफिनेटली आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने होंगे, स्पेशली करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। तो ये अप्रोच है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर मैं जयंत आपसे पूछूंगा कोई भी एनी वर्ड ऑफ विजडम जो आप बच्चों को यहाँ पे बताना चाहेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जो पूरा यूपीएससी को ट्रैक करने का, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए आप क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए? सर मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी की जो साइकिल है वो बहुत लंबी रहती है। जैसे मेरे 2 साल होने वाले पूरे साइकिल के, 2 से 2.5 साल। तो आपको ये ध्यान में रखना कि आप पेशेंस बनाए रखें पूरे प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी बीच के अंदर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। तो एक जो सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है वो अपने अंदर हमेशा रखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखिए खुद के अंदर, और ऐसे लोगों को अपने साथ में रखिए, बी योर फैमिली, बी योर फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहें। और मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क करते रहिए, डिसिप्लिन रखिए अपने अंदर, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मैं इस पे और ज्यादा जोर नहीं डाल सकता, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे यूपीएससी के अंदर। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं है तो आप प्रैक्टिस करके उस चीज को मास्टर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि नो मैटर आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, बस खुद पे थोड़ा भरोसा रखिए और एकदम ट्रूथफुली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू जयंत कि आपने इतने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड यहाँ पे हम रैप अप करते हैं सेशन को। आई होप कि आप ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। और बहुत अच्छे ये पॉइंट्स हैं, और डेफिनेटली बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स यहाँ पे जयंत ने हमें बताएं। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू।